हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले इग्नू एमएससी जूलॉजी MZO 008 इम्यूनोलॉजी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अपकमिंग एग्जाम जिसका 18 जून 2026 को एग्जाम है। तो उसके लिए ब्लॉक वाइज सारे चारों ब्लॉक्स के जो मैंने इसमें आंसर क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, साथ साथ में से PYQ है जो आपके अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिलेगा। साथ में बता दूँ कि जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन के एनालिसिस की होगी सारे सब्जेक्ट के जितने मैंने प्रोवाइड किए हैं, आपने देखा होगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस उसी PYQ या गेस्ट पेपर से मेरे आए हुए थे। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पेपर है और मेरी गारंटी है कि इसमें से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो देख सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के क्या स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को पूछा जा रहा है। और देखिए आंसर मैं तो बता दे रही हूँ, लेकिन आप इसमें कुछ अपने तरफ से भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। और मेरी तरफ से ये आंसर मैं आपको दे रही हूँ। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की, तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से हैं। बोन मैरो होता है और थाइमस। बोन मैरो और थाइमस क्या होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। और बोन मैरो इज द साइट ऑफ ओरिजिन, किसका ओरिजिन है, जहाँ पर बनता है कुछ उसे ओरिजिन बोलते हैं। मैचुरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, याद रखिएगा प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन आर बोन मैरो एंड थाइमस। और इसका बोन मैरो में क्या क्या होता है, मैचुरेशन होता है और ओरिजिन होता है किसका, लिम्फोसाइट्स का, बी लिम्फोसाइट का, याद रखिएगा किस लिम्फोसाइट का, बी लिम्फोसाइट का। उसके बाद हीमोपोइटिक सेल स्टेम सेल डिफ्रेंसिएशन इनटू बी सेल एंड विच अंडरगो proliferation, rearrangement of immunoglobulin gene and positive selection of इन बोन मैरो। देखिए हीमोपोइटिक जो स्टेम सेल है वो ऐसे सेल होते हैं जहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो हमारे बी सेल होते हैं हीमोपोइटिक स्टेम सेल से डिफ्रेंशिएट होकर ही बनते हैं। और जिसका पॉलीफिलेशन यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं अमाउंट में या कह सकते हैं डिवीज़न होता है, फिर उसका रीअरेंजमेंट होता है, फिर इम्यूनोग्लोबिन जीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं थाइमस। ये दो हमने देखा था क्या है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। पहला बोन मैरो, दूसरा थाइमस के बारे में देखते हैं। थाइमस इज अ साइट ऑफ टी लिम्फोसाइट, टी का मतलब ही होता है थाइमस। तो ये साइट किसका है, टी लिम्फोसाइट मैचुरेशन क्या है, बाई बी लिम्फोसाइट का क्या है, बोन मैरो है, ठीक है। उसके बाद मैचुरेशन बोन मैरो डेराइव प्रिकोसर्स माइग्रेट टू थाइमस एंड वेयर दे पोरिफलेट अंडरगो द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शन ऑफ बिकम यूनिस कंपोनेंट टी सेल्स। देखिए बी सेल्स और टी सेल्स का एक दूसरे का जो मतलब कह सकते हैं मैचुरेशन है, एक दूसरे का जो वर्किंग सिस्टम है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो बी मैरो क्या करता है, बोन मैरो क्या करता है, उसको प्रिकोसर प्रोवाइड करता है किसको, थाइमस को, टू पोरिफ्लेट, और क्या करता है उसको बनने के लिए टी लिम्फोसाइट्स को। अगर सेकेंडरी लिम्फोसाइट की बात करते हैं हम, तो सेकेंडरी लिम्फोसाइट में नोड्स आ जाते हैं, स्प्लीन आ जाता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू आ जाता है जिसे माल्ट कहते हैं, याद रखिएगा। माल्ट में कौन कौन से पेयर पैचेस आ जाते हैं, टॉन्सिल आ जाता है, अपेंडिक्स आ जाता है। तो ये सब हमारे क्या है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है। अपेंडिक्स, टॉन्सिल, पेयर पैचेस, नोड्स हो गया, स्प्लीन हो गया और म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू जो होता है, ये हमारा प्राइमरी जो होता है। कोई भी जब कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में या जिसे एंटीजन भी कहते हैं हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो सबसे पहले जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स निकल कर आता है वो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू से ही निकल कर आता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दिस ऑर्गन आर साइट वेयर द मैच्योर लिम्फोसाइट एनकाउंटर एंटीजन। ये ऐसे साइट हैं जहाँ पर जो भी एंटीजन ऐसे ऑर्गेनिजम्स या फिर बायो ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और हमारे बॉडी को क्या करते हैं, हार्म पहुँचाते हैं, उसे एंटीजन कहते हैं, एंटीजन, ठीक है ना। और एंटीजन को मारने का साइट क्या क्या है, यही पेयर पैचेस है, टॉन्सिल है, अपेंडिक्स है, नोड्स है, स्प्लीन है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जो है, ये सब क्या है, इन सब के साइट है जहाँ पर ये सब एनकाउंटर होते हैं किसकी मदद से, लिम्फोइड सेल्स की मदद से। उसके बाद आगे बात करते हैं तो इनिशिएट इम्यून रिस्पॉन्स। देखिए यहाँ पर क्या होता है, इनिशिएशन होता है किसका, इम्यून रिस्पॉन्स का। लिम्फ नोड आर डिस्टर्ब्ड अलोंग lymphatic वेसल्स एंड फिल्टर लिम्फ। दे हैव कॉर्टेक्स सेल, बी सेल्स, पैराकॉर्टेक्स टी सेल एरिया एंड मेडुला।
स्प्लीन फिल्टर ब्लड कंटेन ए वाइट पल्प, जैसे वाइट पल्प में होता है लिम्फोसाइट एंड माइक्रोफेजेस, एंड रेड पल्प में क्या होता है आरबीसी डिस्ट्रक्शन होता है। माल्ट प्रोटेक्ट म्यूकेशल सरफेस एंड and it is a इट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन एंटर थ्रू म्यूकेसा। ठीक है ना, अगर पैथोजन म्यूकेसा के थ्रू एंटर करते हैं तो ये फर्स्ट लाइन डिफेंड होता है। जो ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे पैथोजन भी कहते हैं। पैथोजन क्या होता है, डिजीज काउस ऑर्गेनिजम्स को पैथोजन कहते हैं। और ये पैथोजन हो गया, एंटीजन हो गया, ये सब क्या करते हैं, इन सभी को जहाँ पर एनकाउंटर कहते हैं उसे फर्स्ट लाइन एनकाउंटर, जब पहली बार एनकाउंटर होता है तो उसे फर्स्ट लाइन डिफेंस या फिर एनकाउंटर कहते हैं। ठीक है ना। और अगर फंक्शन की बात करें, प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्राइमरी ऑर्गन्स या प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन आर लिम्फोसाइट डेवलपमेंट, मैचुरेशन, सिलेक्शन। सेकेंडरी ऑर्गन ट्रैप एंटीजन्स अलाउ इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंड लिम्फॉइड साइट। तो देख सकते हैं बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखा है, आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा कि सेकेंडरी ऑर्गन क्या करता है कि एंटीजन जो पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर किया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में एंटर किया है उसको क्या करता है, मारने की, पहले पकड़ने की कोशिश करता है, फिर उसका इंट्रैक्शन कराता है किससे, लिम्फोसाइड से, और वहीं लिम्फोसाइड उसके स्ट्रक्चर को क्या करता है, देखता है, देन उसको किल अप कर देता है, क्लोन, और फिर उसके बाद क्लोन एक्सपेंशन एंड डिफरेंशिएशन इनटू द इफेक्टर मेमोरी सेल, देयरफॉर माउंटिंग एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। यहीं पर एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स बनता है। देखिए अभी जब इम्यून रिस्पॉन्स पढ़ेंगे तो देयर आर टू टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम। एक होता है इनेट जो हमारे बर्थ से ही हमको मिलता है, दूसरा होता है एडेप्टिव। एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेस जो होता है हमें बर्थ के बाद जो है समय समय पर बनता रहता है, और जैसे जैसे बैक्टीरिया पैथोजन एनकाउंटर होते हैं हमारे बॉडी से, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप्ड। ठीक है ना। तो हर पैथोजन के लिए हर प्रकार का जो है एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स बनता है, यानी स्पेसिफिक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक प्रकार का जो है इम्यून रिस्पॉन्स होगा। जैसे अब ये इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कैसे करता है, तो यहाँ पर सिंपल सा लिखा है कि जब भी कोई एंटीजन या पैथोजन हमारे बॉडी में एनकाउंटर होता है तो सबसे पहले हमारी बॉडी उसको समझती है, समझने की कोशिश करती है कि किस प्रकार का पैथोजन है। तो देन पहली बार एनकाउंटर आया है तो कोई भी अचानक से आपके घर में आ जाएगा तो आपको समझने में देरी तो लगेगी कि ये क्यों आया है, क्या है, कैसे है। ठीक है ना। तो वैसे ही हमारी बॉडी में जब अचानक से कोई पैथोजन आ जाता है तो हमारी बॉडी भी समझ नहीं पाती है कैसे रिस्पॉन्स करें। तो अचानक से जब वो हमारे बॉडी में आएगा तो हमारी बॉडी पर हमला कर सकता है, हमें बीमार कर सकता है और बहुत सारे चीज़ों को हमारे बॉडी के ख़राब कर सकता है। लेकिन जब बॉडी धीरे धीरे उसको समझ लेती है, उसके स्ट्रक्चर को जान जाती है, तो एक इम्यून या मेमोरी सेल बना लेती है उस बैक्टीरिया, उस वायरस, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ। जब भी ये दोबारा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो हमारी बॉडी ने पहले ही मेमोरी सेल एक हथियार के रूप में बना रखा है, जैसे ही एंटर करेगा वैसे ही ये हथियार से उस पर एनकाउंटर कर देते हैं, और एनकाउंटर जब करेंगे तो वहाँ पर उसके प्रोटीन यानी प्रोटीन जो उसके कार्य करने की फंक्शनल यूनिट है उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं छोटे छोटे टुकड़े में, और उसके बाद वो टुकड़े क्या होता है, मतलब वो वहीं पर ढेर हो जाता है यानी मर जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम है हमारे बॉडी का, ये जिसे इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। तो ये एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स बनने की प्रक्रिया है और जो हमारी बॉडी में हमेशा चलती रहती है। ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन हिमेटोपोइसिस एंड रोल ऑफ बोन मेरो इन इम्यूनिटी। देखो हिमेटोपोइसिस क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि हिमेटोपोइसिस क्या होता है, ये एक प्रक्रिया है जिसमें बहुत प्रकार के ब्लड जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का जो है फॉर्मेशन होता है। और कहाँ होता है, बोन मेरो में होता है, लीवर में होता है, बच्चे हैं तो लीवर में होता है, स्प्लीन में होता है और बोन मेरो में होता है। तो अलग अलग जगहों पर एज के अनुसार अलग अलग होता है। ठीक है ना। तो यही हिमोपोइटिस है और इसका रोल क्या है इम्यूनिटी में, इम्यूनिटी में इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए हमारा जो डब्ल्यूबीसी है जिसे और प्लेटलेट्स हैं जिसे लिम्फोसाइड भी कहते हैं और ल्यूकोसाइड भी कहते हैं, इनका काम ही है इम्यूनिटी हमारी सुरक्षा, हमारे बॉडी को सुरक्षा प्रदान करना। अगर इनका फॉर्मेशन ही नहीं होगा हमारे बोन मेरो में या जिसे कह सकते हैं हिमेटोपोइसिस ही नहीं होगा तो हमारी इम्यूनिटी भी नहीं डेवलप्ड होगी। ठीक है ना। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब बात भी कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे आंसर। हिमेटोपोइसिस इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लड ऑफ ऑल ब्लड सेल फ्रॉम हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल एंड इट अकर थ्रू आउट द लाइफ इन बोन मेरो।
तो आपको समझ में आया होगा, जो मैंने बताया वहीं सेम सेम लिखा हुआ है। ये पूरे बॉडी हमारे जो कह सकते हैं हमारे जो जीवन में हमेशा थ्रू आउट द लाइफ जो होता है ये अकर होता रहता है। उसके बाद फेटल्स में बच्चों में जो है लीवर में आता है ड्यूरिंग फेटल लाइफ, एंड स्प्लीन में इन सम एनिमल। और कह सकते हैं जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है जिसे HSC भी कहते हैं, आर जो प्लूरीपोटेंट होता है एंड गिव राइज टू माइलॉइड एंड लिम्फॉइड लाइनेजेस। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के आपने देखा कि कैसे कैसे क्या क्या रोल है। और उसके बाद अगर हम बोन मेरो की बात करते हैं तो बोन मेरो जो होता है हिमोपोइटिक स्टेम सेल्स डिफ्रेंशिएट इनटू द कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर्स और कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनेटर। तो दो प्रकार के प्रोजेनेटर में जो क्या होता है डेवलप्ड होता है, डिफ्रेंशिएट होता है, और हर एक प्रोजेनेटर का अपना वर्क होता है। तो CPM का क्या काम होता है, CMP का काम होता है गिव राइज टू इरेथ्रोसाइट। तो देखिए अलग अलग प्रकार से डिफरेंट बोन मेरो में क्या होता है, पहले जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है वो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट होती है दो माइलोइडेड कह सकते हैं या फिर दो सेल्स में, जिसे कह सकते हैं कि कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर या फिर कॉमन माइलॉइड लिम्फॉइड प्रोजेनेटर। ठीक है ना। और ये दोनों सेल का अलग अलग काम होता है, अलग अलग जो है फंक्शन होता है, जिसमें पहले जो CMP है जिसे कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर कहते हैं, इसका काम है इरेथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल, मेगा कैरियोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल्स, इसेनोफिल्स, बेसोफिल, मोनोसाइट, डेंड्रेटिक सेल्स का डेवलपमेंट करना। वाइल जो है CLP या जिसे कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनिटर बोलते हैं, उसका काम क्या है, आपका B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट का बनाना या माइग्रेट करना या नेचुरल किलर सेल्स का फॉर्मेशंस करना। ठीक है ना। तो ये ऐसे आप देख सकते हैं कैसे इनका काम है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बोन मेरो क्या होता है, प्ले सेंट्रल रोल इन इम्यूनिटी बाय प्रोड्यूसिंग ऑल इम्यून सेल्स। इट इज़ अ प्राइमरी साइट ऑफ B सेल डेवलपमेंट विच where immature B cell undergoes gene rearrangement for immunoglobulin production। उसके बाद leading to the diverse B cell repertoire and bone marrow also provide the micro environmental जिसे नीच कहते हैं with the stromal cell and cytokine and adhesion molecule essential for hematopoiesis and lymphoid survival। तो ये सब आप देख सकते हैं, सेम वही चीज़ें जो मैंने अभी बताई ये सब लिखा हुआ है। ड्यूरिंग द इम्यून रिस्पॉन्स बोन मेरो इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट टू मीट द डिमांड एंड दस द बोन मेरो क्रूशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बोथ इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो ये देख सकते हैं आप। अगर आगे बात करते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनेट क्या होता है, एडेप्टिव क्या होता है। मैंने अभी बताया इनेट होता है जो हमारे बर्थ से ही हमको मिले, और या कह सकते हैं हमारे पेरेंट्स से जो इम्यूनिटी हमें मिलती है। उसके बाद एडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो ऐसी इम्यूनिटी जो हम बर्थ के बाद जो है इंटेक करते हैं या डेवलप करती है हमारी बॉडी, उसे एडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। अगर अलग अलग प्रकार की और भी बात करें तो जो इनेट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक मतलब होता है कि जैसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, प्रोटोजोआ, सभी के लिए जो समान प्रकार का क्या करती है, रिएक्शन देती है कि हटाओ पहले इसको। ये नहीं जानेगी कैसे हटाना है, बस ये कहेगी हटा दो इसको। ठीक है। तो ये स्पेसिफिक जो होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, सबके लिए समान व्यवहार रखती है। बाकी जो है एडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है ये हाईली स्पेसिफिक होती है, फॉर ईच ऑर्गेनिज्म। सबको, सारे ऑर्गेनिज्म के लिए अपना अलग बिहेवियर शो करती है, ताकि अलग अलग तरीके से बहुत आसानी से इसको हटाया जा सके। अगर आगे बात करते हैं तो तीसरा देख सकते हैं, मीडिएटेड बाय फिजिकल बैरियर, फैगोसाइट, NK मतलब नेचुरल किलर सेल्स, कंप्लीमेंट एंड साइटोकाइन। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ों से मेडिएटेड होती है कि पहले कैसे कैसे करना है। फिजिकल बैरियर से उनको रोकना है, फिर फैगोसाइट क्या करेगा, उसको अंदर लेगा, फिर नेचुरल किलर क्या करेगा, उसको मारेगा, फिर क्या होगा, साइटोकाइन में लेकर जाएगा, कंप्लीमेंट करेगा। ये सब जो होता है एक प्रोसेस मेडिएटेड बाय, बहुत सारे प्रोसेस चलता है, कोई मेडिएटर इसमें बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना। ये नहीं कि डायरेक्ट गया होता है ना कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने हमें 100 रुपये दिया तो हमारे पास आते आते 1 रुपया आता है। सेम काम होता है, बीच में मेडिएटर रहता है,
लूट लेते हैं। तो भी ऐसे ही काम होता है हमारे इम्यून सिस्टम का, कि जब भी इम्यून सिस्टम में कोई बैक्टीरिया आता है तो हमारी पहले फिजिकल बैरियर होता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। जब वो नहीं रुकता है, जब आएगा तो उसको फाइगोसाइटिक सेल जो होते हैं अपने आप में क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। जब उन्होंने अपने फाइगोसाइटिक सेल बैक्टीरिया वायरस को कैप्चर कर लेते हैं तो एक नेचुरल किलर सेल होता है, उस बैक्टीरिया वायरस को मारने की कोशिश करता है। देन जब वो मर जाता है तो उसको भेज दिया जाता है डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ऐसे ऐसे जो है बॉडी जो डिस्ट्रॉय बॉडी उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे पूरी प्रोसेस चलता है। उसके बाद यही बात करें तो इसमें जो होता है एडेप्टिव इम्यूनिटी में मीडिएटेड बाय ओनली बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड एंड एंटीबॉडीज होता है, ठीक है। अब ये सेल मीडिएटेड क्या होता है, ह्यूमनो सेल मीडिएटेड एंटीबॉडीज़ क्या होता है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो होता है क्वेश्चन नंबर मतलब इसका चौथा डिफ्रेंशिएट देख सकते हैं। देखिए 5 नंबर का ये होगा। 5 नंबर में आपको केवल 5 अंतर लिखना है, फिर भी मैंने यहाँ 7 अंतर आपको दिया है, ठीक है। ये 5 नंबर से ज़्यादा नहीं पूछेगा, ये मेरी 110% गारंटी है, ठीक है। आगे बात करते हैं नॉन इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी की। जो होता है ये कोई अपने आप में मेमोरी सेल नहीं बनाता, इसलिए इसको सॉरी एक मिनट, हाँ क्वेश्चन चौथा अंतर देख रहे थे हम लोग। डज नॉट इम्प्रूव विथ रिपीटेड एक्सपोजर, अपने आप को क्या करता है बार बार रिपीट, मतलब कि अगर बार बार आता है कोई इम्यून रिस्पॉन्सेस तो उसके अगेंस्ट जो होता है अपने को आपको क्या करता है, बार बार रिपीट नहीं करता है, ठीक है ना। और बाकी जो ये जो होता है ये अपने आप को इम्प्रूव करता है, किसके लिए, अगर अलग अलग प्रकार का एक्सपोजर बार बार हो रहा है अलग अलग एंटीजन से, तो क्या करता है वो अपने आप को क्या करता है एकदम मतलब भाई डेवलप करता है। कहते हैं ना कि एक होता है हमारे सोसाइटी में 2 प्रकार के पर्सन होते हैं, एक होते हैं पैसिव, एक होते हैं एक्टिव, है नहीं। तो पैसिव जो कहते हैं ना जो हो रहा है वैसे ही होने दो, हमसे क्या मतलब है। बाकी एक्टिव जो होते हैं वो हर चीज़ में जो गलत हो रहा है वहाँ पर बोल रहे हैं, सही हो रहा है तो उसको मतलब साथ दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे चीज़ों में जो होता है तो सेम प्रकार से हम मान सकते हैं ये पैसिव वाले पर्सन्स हैं और ये एक्टिव वाले हैं, ठीक है। तो ये अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। हर एक्सपोजर पे कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी में एंटर किया तो उसके हर एक्सपोजर पे अपने इम्प्रूव करेंगे कैसे इसको अच्छे से डिस्ट्रॉय किया जाए। बाकी ये जो इसी प्रकार के अपना बिहेवियर शो करते हैं। क्वेश्चन 5 देख सकते हैं। 5 का आंसर देखिए नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, इसमें कोई मेमोरी सेल नहीं बनता है। सब हमने कहा है कि सभी के लिए समान व्यवहार करेगा। बाकी ये जो है एडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है हर मेहमान के लिए अपना एक क्या करती है, मेमोरी बना कर जाती है। जो भी मेहमान जब आएंगे उसको उसी व्यवहार से इनकाउंटर कर देंगे। अगर बात करते हैं 6 का, तो 6 देख सकते हैं रिस्पॉन्ड विथ इन ए मिनट टू हॉट, ये बहुत, लेकिन हाँ देखिए इसका रिस्पॉन्स बहुत तेज होता है, बाकी इसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है ना। स्लो तो होगा, धीरे भले ही चलेंगे लेकिन जीतेंगे रेस, वही काम है। कछुए की तरह ये है और ये खरगोश की तरह है। ये खरगोश की तरह तेज तो दौड़ेगा लेकिन काम करेगा कि नहीं करेगा ये थोड़ा सा कम वो है, लेकिन ये कछुए की तरह धीमे तो चलेगा, लेकिन जब भी कोई इंटेंजन या फिर बैक्टीरिया वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एनकाउंटर होंगे तो उसको ख़त्म करने का काम ही करेगा। उसके बाद बात करते हैं सम रिस्पॉन्स टू द सेम पैथोजन। सेम पैथोजन के लिए सेम रिस्पॉन्स होता है, इसका स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है फॉर ईच पैथोजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अगला देखते हैं डिस्कस द डेवलपमेंट मैचुरेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट। तो हम डेवलपमेंट भी देखेंगे, मैचुरेशन भी देखेंगे, एक्टिवेशन भी देखेंगे, किसका, बी लिम्फोसाइट का, ठीक है ना। और देखिए अब चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 1 मिनट में पानी पी लेती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 4 क्वेश्चन नंबर है, जिसमें क्वेश्चन है डिस्कस द डेवलपमेंट मैचुरेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट। देखेंगे बी लिम्फोसाइट जो होता है कैसे डेवलप करता है, कैसे मैचुरेट होता है और इसका एक्टिवेशन कैसे होता है, सब देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। बी लिम्फोसाइट डेवलप्ड इन द बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, सॉरी, फ्रॉम हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल, ठीक है। हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल क्या होते हैं, ऐसे सेल जहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड फॉर्म्ड। उसके बाद अगर बात करते हैं अर्ली प्रो बी सेल अंडरगो इम्यूनोग्लोबिन आईजी, इम्यूनोग्लोबिन का मतलब होता है आईजी, सेल अंडरगो किस में जाता है, अर्ली प्रो बी सेल, ठीक है ना। इसे प्रो यानी पहले, प्रो सेल अंडरगो किस में जाता है, इम्यूनोग्लोबिन
जीन रीअरेंजमेंट में जाता है। द फर्स्ट द हैवी चेन म्यू, याद रखिएगा हैवी चेन क्या होता है, म्यू होता है। जितने भी बी लिम्फोसाइट है जनरली क्या होते हैं, एंटीबॉडी नेचर के होते हैं। तो इनका जो शेप होता है, और हर एंटीबॉडी का मोस्टली जो होता है शेप क्या होता है, वाई शेप का होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं, एक मिनट रुक जाइए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहा है कि रीअरेंज इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है, जीन अरेंजमेंट होता है। द फर्स्ट हैवी चेन, पहले क्या होती है हैवी चेन का नाम क्या है, म्यू, एंड जीन रीअरेंज, देन ए सक्सेसफुली rearrangement cell expresses mu heavy chain with great light चैन, जिसे बी प्रे बी एंड लेमडा 5 कहते हैं, ठीक है ना, फॉर्मिंग द बी प्रे सेल रिसेप्टर। बी प्रे सेल प्रोलिफरेट एंड देन रीअरेंज लाइट चैन। देखिए दो लाइट चैन होती है और एक क्या होती है, दो हैवी चैन होती है ना। जैसे लाइट चैन को क्या होते हैं, के एंड लेमडा बोलते हैं जीन, एंड सक्सेसफुली लाइट चैन एक्सप्रेस विथ म्यू हैवी चैन फॉर्म ए सरफेस ऑफ IgM producing immature B cell. Immature B cell undergo central tolerance in bone marrow. A strongly self-reactive cell are deleted and edited become energenic, while non-self-reactive cell mature and migrate to the peripheral lymphoid organ and as naive B cell को एक्सप्रेसिंग IgM एंड IgD। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे जो होता है बी सेल का डेवलपमेंट होता है। बी सेल का मतलब होता है एंटीबॉडी। जितने भी बी सेल होते हैं ना वो एंटीबॉडी होते हैं, और एंटीबॉडी कहाँ पर होती है, प्लाज्मा में होती है, ठीक है ना। तो इनके डेवलपमेंट में कैसे होता है, दो चैन होती है, वाई शेप का बनाता है, दो हैवी होती है, दो लाइट चेन होती है, और इनमें हर लाइट चेन और हैवी चेन का अरेंजमेंट कैसे होता है, किस कह सकते हैं सेल में, किस इम्यूनोग्लोबिन में कैसा चैन होता है, इस उसके बेसिस पे अलग अलग जो है इम्यूनोग्लोबिन भी होते हैं, ठीक है ना। द फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर होता है वाई शेप का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख सकते हैं। अब इनके काम का भी बात कर रहा है, मैचुरेशन कैसे होता है देख सकते हैं। द नेव बी सेल सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन एनकाउंटर नेटिव एंटीजन एक्टिवेशन रिक्वायर्ड द 3 सिग्नल। अब देखिए वो इनकाउंटर करेगा, जैसे ही अब एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो गया, किस में क्या हो गया तो आपने देखा, उसके बाद जो होता है ये अपने आप को इनकाउंटर करेगा, एक्टिव होगा। तो इनमें 3 जो प्रोसेस होता है, पहला होता है एंटीजन बाइंडिंग टू BCR सरफेस यानी कि IgM और IgD। उसके बाद होता है को स्टिमुलेशन प्राइमरली CD14। देखिए CD14 जो होता है अलग अलग प्रकार के, जो आपने T लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट पढ़ेंगे तो अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनको अलग अलग नाम दे दिया जाता है। आगे जो है अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे, यहाँ पर बस जान लीजिए कि CD14 होता है ऑन बी सेल बाइंडिंग CD14L एंड CD154, ये स्ट्रक्चर के नेम है बस और कुछ नहीं। ऑन हेल्पर T सेल एंड साइटोकाइन जो होता है, साइटोकाइन IL4 होता है, IL5 होता है, अलग अलग प्रकार के साइटोकाइन भी होते हैं, ठीक है ना। डेट ड्राइव द प्रोलिफरेशन एंड डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। ये तो उनके मैचुरेशन या फिर बाइंडिंग वाइंडिंग का प्रक्रिया हो गया। देन एक्टिवेटेड बी सेल अंडरगो क्लोनल एक्सपेंशन एंड डिफ्रेंशिएट इनटू इफेक्टर मेमोरी सेल एंड इन जर्मिनल center with the TFH cell help B cell undergo somatic hypermutation and class switch recombination, producing high affinity antibodies of different isotopes IgG, IgA, Ig. Effector include plasma cell, antibody secretory cell जिसे कहते हैं, and memory cell, B cell जिसे कहते हैं लॉन्ग लाइफ एंड रैपिड रिस्पॉन्स टू एक्सपोजर। दस बी सेल डेवलप्ड ensure repertoire diversity and self-tolerance, while activation generate the specific high affinity antibody responses and immunological memory, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। आगे यहाँ देख सकते हैं एक्सप्लेन टी सेल मेचुरेशन एंड सेलेक्शन इन द थाइमस। तो टी सेल का मेचुरेशन कैसे होता है, थाइमस में उसका सिलेक्शन कैसे होता है, आइए देखते हैं। टी सेल प्रिकॉर्सर्स
lymphoblast derived from the bone marrow migrate to the thymus by the blood and enter in the cortex as double negative cell lacking CD4 and CD8। देखिए ये कैसे वहाँ तक जाता है। टी सेल जो होता है कैसे जाता है, जैसे जनरली जो प्रेकोसर्स हैं इसके लिम्फोब्लास्ट ही होते हैं, वो यही जो होता है ड्राइव करता है किसको, बोन मेरो से क्या कहाँ जाने के लिए, थाइमस में जाने के लिए। ठीक है ना। तो टी लिम्फोसाइट जनरली कहाँ रहता है, थाइमस में रहता है। ठीक है ना। किसके माध्यम से जाता है, ब्लड के और कोर्टेक्स के माध्यम से जाता है। इसमें जो होता है दो प्रकार की कमी होती है, एक दो सेल्स की कमी होती है, CD4 की और CD8 की, जान लीजिएगा। डबल नेगेटिव सेल जो होते हैं ये बार बार अपने आप को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं और रीअरेंज करते हैं, और क्या करते हैं टी सेल रिसेप्टर को क्या करते हैं बार बार मतलब ऐसे बढ़ाएंगे ताकि उनकी इम्यूनिटी जहाँ जिस बॉडी में भी रहे उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनी रहे। और बीटा जी द सक्सेसफुल बी चैन, आगे देखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुल बीटा चैन एक्सप्रेशन पेयर विथ प्रे टी अल्फा टू फॉर्म प्रे TCR complex with CD13 give the survival proliferation signal halting further beta chain arrangement was allelic exclusion। Cell then rearrange alpha cell gene to express to complete alpha beta TCR becoming double positive DP and CD4 and CD8 thymocytes। तो ये सब कंबाइनली जो है कैसे काम करते हैं आपको दिखा रहा है, कैसे इनका मेचुरेशन हो रहा है दिख रहा है, कैसे कैसे सेल आकर जुड़ रहे हैं और कैसे कैसे बी लिम्फोसाइट अपने आप को, टी लिम्फोसाइट अपने आप को मेच्योर कर रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद डबल नेगेटिव थाइमोसाइट अंडरगो पॉजिटिव सिलेक्शन इन द कॉर्टेक्स मेडिएटेड बाय कॉर्टिकल थाइमक एपिथेलियम सेल एंड द सेल दैट कैन रिकॉग्नाइज बाय सेल्फ MHC molecule with low affinity services, those that cannot be are deleted by death by neglect। तो ये आप देख सकते हैं कैसे कैसे इनके प्रोसेस हैं, अलग अलग प्रकार के मेचुरेशन होने के लिए अलग अलग प्रकार के जो CD4 CD8 SP सेल्स हैं ये आकर जो होता है जुड़ते हैं, ये मेच्योर होते हैं। ठीक है ना। तो ये मेचुरेशन जो है, मेचुरेशन और सिलेक्शन होता है कि कैसे कैसे जो है बी कौन सा टी लिम्फोसाइट जो होगा इफेक्टिव होगा, किसको सेलेक्ट करना है कैसे नहीं सेलेक्ट करना है, डिपेंड करता है कि कौन कौन से सेल किस टी लिम्फोसाइट में है। ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, आप इसको एक बार देख लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइक्रोफेजेस डेंड्रिटिक सेल NK सेल। ठीक है। फिर वहीं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बताना है। माइक्रोफेजेस आपको कुछ पता है, माइक्रोफेजेस क्या होते हैं, अम्यूबिक सेल जैसा जो होता है सेल होता है, जैसे कोई पैथोजन आता है ये उसको क्या करता है, मार डालता है। ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लार्ज फैगोसाइटिक सेल डिराइव्ड फ्रॉम मोनोसाइट, याद रखिए कहाँ से आते हैं, मोनोसाइट से आते हैं। मोनोसाइट एक प्रकार का क्या है, WBC है। दे हैव एबुडेंट लाइसोसोम। अब इनमें क्या होता है, लाइसोसोम बहुत ज़्यादा होता है। आपने सुना होगा आत्मघाती की थैली लाइसोसोम को कहते हैं, क्योंकि लाइसोसोम होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन करता है, और जहाँ भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ये सिक्रेट करेगा वहाँ पर कोशिका जो होती है ख़त्म हो जाती है। कभी कभी ये भूल कर अपने आप पे ही सिक्रेट कर लेता है और ये खुद ही ख़त्म हो जाता है, इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ठीक है। तो ये होता है अगर किसी भी फैगोसाइट में लाइसोसोम की अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो आने वाले बैक्टीरिया को ईजिली क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं और फैगोग्लाइसोसोम ग्लाइसो या फिर फैगोलाइसोसोम्स होता है, रफल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड डाइवर्स सरफेस रिसेप्टर जिसे FC भी कहते हैं, ये सब सरफेस रिसेप्टर होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सबसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उस पर जो प्रेजेंट होते हैं। FC जिसका नाम है FC कम्प्लीमेंट स्क्वेंजर और TLRs, ये सब जो रिसेप्टर है। दिस द टिश्यूज माइक्रोफेजेस एग्जाम्पल कफर सेल जो होता है लीवर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। एल्यूरल माइक्रोफेजेस जो हमारे रेस्पिरेटरी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रेस्पिरेटरी सेल्स की होती है वहाँ प्रेजेंट होता है। माइक्रोग्लिया जो होता है ये ऐसे सरफेस एरिया प्रेजेंट होता है। ये सब रिसेप्टर हैं जो हमारे सरफेस एरिया यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। आर लॉन्ग लाइव्ड। ठीक है ना। द फंक्शन फैगोसाइटोसिस ऑफ माइक्रोब्स, मतलब कि तोड़ना, पकड़ना, मारना, तोड़ना इनका फंक्शन है।
and dead cells. Antigen processing and presentation by mH. Second, secretion of cytokinin. cytokinin भी बहुत प्रकार का होता है, IL-1, NTF alpha, IL-6, IL-12 and chemokine and mediator NO reactive oxygen species, promotion of inflammation and resolution, tissue repair and modeling रीमॉडलिंग। ये सब क्या होते हैं, ये काम है, काम भी है, स्ट्रक्चर भी आपने देख लिया। उसके बाद डेंड्रेटिक सेल देख सकते हैं। डेंड्रेटिक सेल का जो होता है ये प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। इमेच्योर डीसी रिसाइड इन द पेरिफेरल टिश्यू विथ लॉन्ग डेंड्रेटिक टू द कैप्चर द एंटीजन बाय द फेगोसाइटोसिस, माइक्रो पिनेकोसाइटोसिस और रिसेप्टर मेडिएटेड अपटेक। तो ये सब ऐसे प्रोसेस हैं जिससे क्या करता है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को किल करता है। आफ्टर द एक्टिवेशन बाय दे मैच्योर, अब aggregate MHC1, MHC second and stimulatory molecule CD18 and CD86. They secrete, कह सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, they secrete IL-12 and migrate to the lymph nodes, ठीक है, and function most potent APC prime native cells and polarize देयर डिफ्रेंशिएशन देख सकते हैं इतने प्रकार का होता है, लिंक, इनेट एंड एडेप्टिव। वही नेचुरल किलर सेल क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको क्या करता है, मारने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना। अब लिम्फोसाइट भी दे अलग अलग प्रकार के होते हैं, जब इसमें बहुत सारे सेल्स होता है, CD16, CD56 जो होता है जुड़ता है और क्या बनाता है, ये एक नेचुरल किलर सेल बनाते हैं। और ये नेचुरल किलर सेल क्या होते हैं, वायरस बैक्टीरिया जो भी इन्फेक्ट करते हैं उन्हें मारने का काम करते हैं। आगे बढ़ेंगे, राइट नोट ऑन साइटोकाइन, देखते हैं साइटोकाइन एक्चुअल में है क्या एंड देयर बायोलॉजिकल फंक्शन। साइटोकाइन क्या होता है, एक स्मॉल नॉन स्ट्रक्चरल ग्लाइकोल प्रोटीन है, ठीक है ना। देख सकते हैं क्या है, ग्लाइको प्रोटीन है। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज से बना हुआ और प्रोटीन से बना हुआ, शुगर और प्रोटीन से मिलकर जो चीज़ें बनती है उसे ग्लाइको प्रोटीन कहते हैं। और हमारे जितने भी इम्यूनिटी प्रोवाइडिंग सेल है सभी ग्लाइको प्रोटीन ही होते हैं, इसीलिए इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। इम्यूनोग्लोबिन याद रखिएगा, ग्लोबिन का मतलब होता है ग्लाइकोजन से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं साइटोकाइनिन आर द स्मॉल इसका साइज कितना होता है, 8 से 30 किलो डाल्टन होता है और नॉन स्ट्रक्चर होता है, ग्लाइकोप्रोटीन है, सेक्रेटेड बाय मैनी सेल ऑफ इम्यून सिस्टम सच एज टी सेल, बी सेल, माइक्रोफेजेस, डेंड्राइट सेल, एनके सेल, मास्ट सेल एंड एंडोथेसियल सेल। एंडोथेलियल सेल्स जो होता है इससे सेक्रेट होता है एंड दे एक्ट एज इंट्रासेलुलर मेडिएटर ऑफ इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। देख रहे हैं ना, ये मेडिएटर का काम करता है भाई, ये सब मेडिएटर है। मेडिएटर ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अगर वायरसेस आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इनकाउंटर हो रहा है, हमारे बॉडी में आ रहा है, एंटर कर रहा है, तो उसको सबसे पहले रोकने का जो काम करता है, इम्यून सिस्टम से पहले जो काम करता है उससे क्या कहते हैं, मेडिएटर कहते हैं। और ये मेडिएटर कहाँ से सेक्रेट हुआ है, बी सेल, सी सेल, माइक्रोफेजेस और डेंड्राइट सेल से, नेचुरल किलर सेल से, मास्ट सेल से और एंडोथेसियल सेल से ये सब रिलीज होते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो होता है, हाँ देख सकते हैं मीडिएटर काम करता है किसमें, दोनों इम्यून में, इनेट में भी, एडेप्टिव में भी। साइटोकाइंस बाइंड टू स्पेसिफिक हाई एफिनिटी रिसेप्टर, ठीक है ना, टू टारगेट सेल एंड सिग्नल थ्रू जैक स्टेट मार्क और NPKB पाथवे टू रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन एंड सेलुलर रिस्पॉन्स, ठीक है। साइटोकाइन आर फंक्शनली डाइवर्स, देख सकते हैं डाइवर्स। इंटरल्यूकिन याद रखिएगा, ये क्या है, इंटरल्यूकिन है। तो ILs का क्या होता है, ये फंक्शनली डाइवर्स इंटरल्यूकिन होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये साइटोकाइनिन क्या होता है, फंक्शनल डाइवर्सिफिकेशन शो करता है। और इंटरल्यूकिन जो होता है, बहुत सारे प्रकार के इंटरल्यूकिन होते हैं और हर ल्यूकिन जो होता है अलग अलग जो है इम्यूनोग्लोबिन सेल्स को या कहते हैं इम्यूनो सेल्स को क्या करता है, प्रमोट करने की कोशिश करता है, हेल्प करता है। जैसे कि इंटरल्यूकिन जो देख सकते हैं, इंटरल्यूकिन जिसे IL से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे IL-2 जो होता है क्या करता है, प्रमोट करता है T सेल
प्रोलिफरेशन यानी इसको बढ़ावा का काम करता है। उसके बाद IL-4 एंड IL-5 जो होते हैं ये सपोर्ट करते हैं बी सेल्स को, किस में, ग्रोथ में, क्लास स्विचिंग में, इसिनोफिल रिस्पॉन्सेस में। IL-6 जो होता है इंड्यूस करता है बी सेल डिफरेंशिएशन इनटू प्लाज्मा सेल्स एंड स्टिमुलेट एक्यूट फेज रिस्पॉन्सेस। IL-7 जो हेल्प करता है इसेंशियल फॉर लिम्फोसाइट डेवलपमेंट। एंड IL-10 जो हेल्प करता है इज इन्फ्लेमेटरी एंड सुप्रेसेस साइटोकाइनिन प्रोडक्शन एंड एंटीजन प्रेजेंटेशन। अब देखो ज़्यादा साइटोकाइनिन सेक्रेट ना हो जाए उसको रोकने के लिए जो है ये खुद इंटरल्यूकिन जो है आता है, और इंटरल्यूकिन जो 10 है ये जो इसका काम करता है एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी कि जब आपको चोट लगती है तो बॉडी बहुत ज़्यादा सूज जाती है, सूजन को रोकने का काम करता है, फ्लैट होने से रोकता है, ठीक है। और IL-12 जो होता है ड्राइव करता है TH1 डिफ्रेंसिएशन एंड एक्टिवेट NK सेल्स। IL-17 का काम होता है रिक्रूट न्यूट्रोफिल मेडिएट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस, ठीक है। तो आपके साइटोकाइन को रोकने का काम यानी उसके प्रोडक्शन को इनहिबिट कौन करता है, इंटरल्यूकिन 10, ठीक है ना। उसके बाद इंटरफेरॉन होता है। इंटरफेरॉन इंक्लूड टाइप्स, देयर आर डिफरेंट टाइप 1 में आते हैं इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन बीटा, प्रोड्यूस बाय वायरसेस इन्फेक्टेड सेल। जो भी ऐसे सेल से प्रोड्यूस होते हैं जो वायरसेस से इन्फेक्टेड हैं उसमें कौन कौन से इंटरफेरॉन जो होता है डेवलप होता है, अल्फा एंड बीटा, ठीक है, याद रखिएगा। विच इंक्लूड एंटीवायरल स्टेट, इनहेंस MHC cell 1 expression and activate NK cells। and type second जिसमें interferon gamma produced by T1 cells and natural killer cell activate macrophages, promote TH1 responses and enhance the antigen presentation, ठीक है ना। उसके बाद ट्यूमर नेक्रोसिस में भी काम आता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा जिसे TNF कहते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा इंड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड फीवर। एपोप्टोसिस मतलब होता है किलिंग ऑफ सेल्स कह सकते हैं या डेथ ऑफ सेल कह सकते हैं, ठीक है ना। फीवर और एपोप्टोसिस ऑफ ट्यूमर सेल्स और एक्टिवेट द एंडोथेलियल सेल्स। कीमोकाइन एग्जाम्पल CCL2, CXCL8, direct leukocyte migration and growth factors such as GM-CSF, GCSF and MCSF, regulate production and differentiation of immune response। तो ये देख सकते हैं आप। बाकी देख सकते हैं साइटोकाइन एक्ट इन ऑटोक्राइन, पैराक्राइन एंड एंडोक्राइन मैनर एंड देयर एक्शन आर प्लियोट्रॉफिक, redundant and synergetics, and balance the cytokine production as crucial for effective immunity, and dysregulation causes autoimmunity and chronic inflammation, allergy and immune डेफिशिएंसी। जो साइटोकाइनिन होता है कैसे एक्ट करता है, ऑटोक्राइन मतलब कि खुद पे भी सेक्रेट कर सकता है, सेल से बाहर सेक्रेट कर सकता है, दूसरे सेल को भी सेक्रेशन अपना प्रोवाइड कर सकता है। तो 3 प्रकार से ये एक्ट करता है, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन एंड एंडोक्राइन की तरह, ठीक है। और इसका काम ही बहुत सारे अलग अलग है। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाना, कम करना, ठीक है ना। ऑटो इम्यून या फिर इम्यून डेफिशिएंसी में ये वर्क करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे एक्सप्लेन क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी। क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी क्या है देख लीजिए। क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी प्रपोज्ड बाय नील्स के जेम्स। याद रखिएगा किसने प्रपोज किया था इसको, नाइल्स के जर्नी ने इसको क्या किया था, एक्सप्लेन किया था और प्रपोज किया था। एक्सप्लेन द स्पेसिसिटी, ये है क्या, स्पेसिसिटी और डाइवर्सिटी ऑफ एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये जो होता है क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी जो होती है क्या एक्सप्लेन करती है, ये एक्सप्लेन करती है डाइवर्सिटी, कैसे स्पेसिफिसिटी, कोई भी एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है तो किसी पैथोजन के प्रति वो स्पेसिफिक कैसे है, डाइवर्सिटी कैसे शो करता है, उसी के स्ट्रक्चर को क्या किया था, उन्हीं उसी के फंक्शन को, उसी की प्रक्रिया को, उसी के प्रोसेस को इन्होंने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। इन स्टेट दैट ईच लिम्फोसाइट बियर ए यूनिक एंटीजन रिसेप्टर जिसे BCR और TCR कहते हैं, विथ ए स्पेसिफिक फॉर ए पार्टिकुलर एंटीजन डिटर्मिनेंट जिसे एपीटॉप कहते हैं,
और lymphocyte are generated by random gene specificity for a particular antigen. सॉरी, कहाँ गया? हाँ, यहाँ पर lymphocyte are generated by random gene recombination and producing a vast repertoire of clones and each specific for different antigen. याद रखिएगा, वही जो समझाते आए हैं कि हर इस एंटीजन के लिए जो होता है ये क्लोन बनाता है। कौन बनाता है क्लोन? एनेट इम्यूनिटी रिस्पॉन्सेस में जो क्लोन बनता है हर एक ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो क्या होता है अलग अलग होता है। ठीक है, उसके बाद इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन the native lymphocytes are continuously exposed to antigen, and when antigen enter the body, only those lymphocytes whose receptors are complementary to the antigen are selected and activated. All other remain resting, and the selected lymphocyte proliferate rapidly by mitosis forming a clone of identical daughter cells and the process called clonal expansion. तो देख सकते हैं, तो एंटीजन के लिए जो कोई भी एंटीजन एक बार इन्वेडेड हो गया है बॉडी में, देन उसके बाद हमारी सेल, इम्यून सेल जो होती है मेमोरी सेल बना लेती हैं, और जैसे ही वो एंटर करेगा वैसे ही माइटोटिक डिवीजन बहुत तेज़ी से होगा। और जब माइटोटिक डिवीजन बहुत तेज़ी से होगा तो वो सेल क्या अपने आप को क्लोनिंग करने लगेगी, यानी कि सेम सेल जो है बनाने लगेंगी, अपने समान सेल बहुत सारे अपने ही जैसे सेल बनाने लगेंगी। उसे क्या बोलेंगे? क्लोनल एक्सपेंशन बोलेंगे। ठीक है ना, आगे देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं द प्रोजेनी ऑफ सेलेक्टेड क्लोन डिफ्रेंशिएट इनटू अफेक्टेड सेल दैट एलिमिनेट द एंटीजन memory cell that persist long term. During the primary response, the affected cell, this is plasma cell or cytotoxic T cell, mediate the mediate क्या करता है immune reaction को, and memory cell ensure a faster, stronger secondary response upon re-exposure of the same antigen. ठीक है, सेम बातें वही हैं। And thus clonal selection explain the specificity of immune responses, the generation of immunological memory, and the ability of the immune system is to respond to an enormous variety of antigen with the finite number of lymphocyte. ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन एंटीजन एंड एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द एंटीजेनिसिटी। तो एंटीजन क्या होता है और एंटीजन की फंक्शन क्या जो है अफेक्ट करता है। ठीक है, ये देखना है। तो एंटीजन क्या है? एंटीजन इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंसेस दैट रिकॉग्नाइज्ड बाय इम्यून सिस्टम एंड कैन स्पेसिफिकली बाइंड टू एंटीबॉडीज T cell receptor and induce on immune responses. Most antigen are foreign protein, और फॉरेन मतलब कि हमारे बाहर के बॉडीज़ को जो होते हैं। देखिए एंटीजन दो प्रकार का होता है, अपने ब्लड में भी एंटीजन और एंटीबॉडी पड़ते हैं, और उसी के आधार पर हमारे 4 अलग अलग प्रकार के ब्लड्स होते हैं। तो एंटीजन हमारे बॉडी में भी होता है, एंटीजन बाहर से भी होता है। जो हमारे बॉडी का एंटीजन रहता है वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एंटीजन जो होते हैं बॉडी के बाहर से आते हैं, उसे फॉरेन प्रोटीन कहते हैं। और जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गया, उनका मेन स्ट्रक्चर क्या है? उसका डीएनए और उसका प्रोटीन ही तो है। डीएनए क्या बनाएगा? आरएनए। आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। और प्रोटीन क्या है? एक एक्सप्रेशन ही तो शो करता है कि आपको क्या काम करना चाह रहा है। किसी भी ह्यूमन बॉडी से लेकर यूकैरियोट से लेकर प्रोकैरियोटिक सभी तक जो होता है एक्सप्रेशन का काम क्या करता है? प्रोटीन ही करता है। अगर प्रोटीन को ही डिस्ट्रॉय कर दे तो एक्सप्रेशन उस बैक्टीरिया का, उस वायरसेस का बॉडी में हो ही नहीं पाएगा, है नहीं? तो वहाँ पर वही डिजीज़ क्या होती है? सुप्रेस हो जाती है। ठीक है, तो यही काम होता है। कैन स्पेसिफिकली बाइंड टू एंटीजन और एंटी सेल रिसेप्टर एंड इंड्यूस एन ह्यूमन रिस्पॉन्स। मोस्ट एंटीजन आर फॉरेन प्रोटीन and polysaccharides, but some self component can act as an antigen in autoimmunity. ठीक है, तो फैक्टर अफेक्टिंग द एंटीजेनिसिटी क्या होता है? जैसे कि फॉरेननेस, ग्रेटर द इवोल्यूशनरी डिस्टेंस फ्रॉम द होस्ट, हायर द एंटीजेंसिटी, यानी कि इफेक्ट कितना ज़्यादा उसका होगा। तो जब उसका मतलब बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन होगा, देख सकते हैं, ग्रेटर द इवोल्यूशनरी डिस्टेंस फ्रॉम द होस्ट,
होस्ट बॉडी से जितना ज़्यादा उसका इम्यूनोजेनिसिटी होगा, वो अपना एंटीजेनिसिटी कितना होगा, बहुत ज़्यादा शो करेगा। मॉलिकुलर साइज हो सकता है, द लार्ज मॉलिकुलर साइज आर मोर एंटीजेनिक, यानी एंटीजेनिसिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी। वेरी स्मॉल मॉलिकुलर जैसे हेप्टेन हो गया, या आर वीक और अनलेस लिंक टू कैरियर्स, ठीक है। केमिकल नेचर क्या हो गया, प्रोटीन आर मोस्ट एंटीजेनिक, पॉलीसेकेराइड आर मॉडरेटली एंटीजेनिक, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड आर पुअर एंटीजेंस, ठीक है। तो जो जितने ज़्यादा प्रोटीन्स का बना होगा, यानी जितना प्रोटीन होगा वो ज़्यादा एंटीजेनिसिटी शो करेगा। उसके बाद फोर्थ देख सकते हैं, ये फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं एंटीजेनिसिटी पे, कम्प्लेक्सिटी एंड हेट्रोजेनिटी। तो जितना ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी होगी, complex and heterogeneous molecule with repetitive unit more एंटीजेनिक देन द सिंपल होमोलोगस, ठीक है ना, होमोजीनस। डोज क्या होता है, डोज मतलब कोई भी देखते हैं। ऑप्टिमल डोज इंड्यूस मैक्सिमम रिस्पॉन्स, वेरी हाई डोजेस में काउज टॉलरेंस, वेरी लो डोजेस गिव वीक रिस्पॉन्सेस, ठीक है। तो कोई भी मान लो कि डोज आप किस पे डिपेंड कर रहा है कि डोज तो बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। हम एंटीबॉडी के डोज ले सकते हैं, एंटीजन के डोज ले सकते हैं, तो जिसका भी डोज ज़्यादा होगा उसका इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, है नहीं। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे 6। तो सब्सटेंस एंड इंट्राडर्मल रूट आर मोर इम्यूनोजेनिक देन इंट्रावेनम और ओरल रूट। तो जो सब क्यूटिनस एंड इंट्राडर्मल रूट होता है, इम्यूनो क्या होता है, मोर इम्यूनोजेनिक होता है इंट्रावेनस और ओरल रूट के कंपैरिजन में। अगर मान लो कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे मुंह से घुस रहा है, तो हमारे मुंह में ही बहुत सारे एंजाइम है जो उसे किल करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है वहीं पे मार दें उसको, है नहीं। तो यहाँ पर जो है वो कम इम्यूनोजेनिक होता है कंपेयर टू सबक्यूटेशन, स्किन के द्वारा घुसना, उससे सबक्यूटेनस या फिर इंट्राडर्मल रूट कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देख सकते हैं adjuvant substance like alum, a friend adjuvant LPS enhance antigenicity by increasing the inflammation and immune activation। उसके बाद डिग्रेडेबिलिटी देख सकते हैं, आप देख लेना इसको, ठीक है। उसके बाद कुछ 10 देखेंगे, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर क्लास फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। तो यहाँ देख सकते हैं अलग अलग क्लासेस के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग फंक्शन इम्यूनोग्लोबिन के होते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने पहले बताया कि अलग अलग प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन जो है पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं इम्यूनोग्लोबिन आईजी आर द बाइसेप्ट ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे आईजी कहते हैं। ये क्या होता है, बाइसेप्ट ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जिसका वजन जो होता है अप्रोक्सीमेटली 150 किलो डाल्टन होता है, कंपोस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल हैवी, 2 आइडेंटिकल क्या होते हैं, हैवी चेन होते हैं, और एंड 2 आइडेंटिकल लाइट चेन होता है, लिंक बाय ए डाइसल्फाइड बॉन्ड, एंड ईच चेन हैज़ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट रीजन। एक वेरिएबल रीजन होता है, एक कांस्टेंट रीजन होता है, ठीक है ना। मतलब एंटीजन को पकड़ने के लिए एक कांस्टेंट रीजन होता है कि इस शेप का एंटीजन आएगा तो इसमें हम कैप्चर उसको कर लेंगे। एक वेरिएबल होता है, किसी भी शेप का आएगा तो हम उसमें अपने शेप के अनुसार उसको ले लेंगे। उसके बाद होता है द इम्यून टर्मिनल वेरिएबल रीजन, जिसे VH या VL कहते हैं, फॉर्म एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है ना, जिसे पैराटॉप्स कहते हैं। द स्टेम यानी FC रीजन is formed by constant domain and mediated effector function and interaction with FC receptor and complement. IG molecule have Heinz region receptor IgM, IgD that provide flexibility. A light chain are the 2 type, कप्पा और लैम्डा, ठीक है ना। लाइट चेन 2 प्रकार के होते हैं, जिसे कप्पा और लैम्डा कहा जाता है, ठीक है। बाकी अपने स्ट्रक्चर देख लिया। क्लासेस देखेंगे, देयर आर 5 मेजर क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, जिसमें IgG है और IgM है, IgA है, IgE है और IgD है। तो IgG क्या होता है, ये मोनोमर होता है, मोस्ट एबुडेंट होता है, किसमें, सीरम में, और क्रॉसेस प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। इसीलिए IgG जो होता है मदर से जो होता है बेबी के ब्लड बॉडी में क्या होता है, एंटर कर जाता है। और ऑप्टिमाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ADCC एंड एक्टिवेट द क्लासिकल कंपोनेंट। उसके बाद IgA का देखेंगे तो मोस्टली डाइमर होता है। क्या होता है, डाइमर होता है, ये मोनोमर है, ये डाइमर है, एंड इन सेक्रेशन विथ सेक्रेटरी कंपोनेंट predominant at mucosal surface,
न्यूट्रलाइज पैथोजन, प्रिवेंट द एधेरेंस आल्सो इन द सेरम और मेनोमर्स। ठीक है ना। तो एंटीजन ए जो होता है जनरली किस कहाँ होता है, आप देखेंगे यहाँ पर म्यूकोसल सरफेसेस पे होता है। तो कभी कभी हमारे हम कह सकते हैं हमारे बॉडी में जो स्किन में जो पसीना वसीना निकलता है उसमें भी कोई एंटीजन रहता है, सॉरी इम्यूनोग्लोबिन रहता है। कौन सा रहता है, IgA होता है। ठीक है ना। तो IgM की बात करते हैं। IgM ये पेंटामर होता है, याद रखिएगा पेंटामर होता है। लार्जेस्ट कह सकते हैं सबसे बड़ा जो इम्यूनोग्लोबिन है कौन सा है, IgM है। ठीक है ना, क्योंकि ये पेंटामर होता है। इन द सेरम होता है फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन प्राइमरी रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होने वाली पहली एंटीबॉडी है, ये भी याद रखिएगा। एक्सलेंट एगुलेनेटर, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर भी है और क्लासिकल कम्प्लीमेंट भी हो। IgA की बात ये मोनोमर है, वेरी लो इन सेरम होता है। सेरम जानते हैं सीरम क्या होता है ना, जो हमारे प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा में से ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जब हम निकाल देते हैं तो बचा वो पानी पानी जो स्ट्रक्चर हमें दिखता है उसे सीरम बोलते हैं ना। तो हमारे पूरे बॉडी में सीरम होता है। कहाँ, जहाँ भी कट लगाइएगा ब्लड निकलने के बाद जो होता है ना, जब ब्लड फ्लो खत्म हो जाता है वहाँ पर जो पानी की तरह जो निकलता है उसे सीरम बोलते हैं। और सीरम जो होता है विथआउट क्लोटिंग फैक्टर होता है। ठीक है ना, उसे सीरम कहते हैं। और इनका सीरम में जो होता है बहुत ही मिनिमम अमाउंट होता है, याद रखिएगा। बाइंड FcRI ऑन द मास्ट सेल एंड बेसोफिल mediated इमीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी। ठीक है ना, किसी एलर्जी जो भी एलर्जी होती है उसमें कौन सा हमारा इम्यूनोग्लोबिन काम करता है, IgE करता है। उसी कारण जो होता है, किसके कारण एलर्जी होती है, IgE के कारण होती है। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं IgD की बात करेंगे। तो ये मोनोमर होता है, मेनली मेंबर बाउंड होता है ऑन नेप्स B सेल्स एंड एस B सेल रिसेप्टर और रोल इन B सेल एक्टिवेशन एंड मैच्योरेशन में इसका काम होता है। बाकी फंक्शन यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, फंक्शन क्या है, जनरल फंक्शन है एंटीजन रिकॉग्नाइजेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन, एग्लूटेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ऑस्पोनाइजेशन एंड enhancement of pathogenicity, while FC receptor activation of complement, ADCC mast cell in degranulation, IgE and protection of mucosal surface, IgA immunoglobulin memory, while long live plasma cell producing class specific antibodies। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, डिस्कस IgM एंड फंक्शनल सिग्निफिकेंस। यहाँ भले ही IgM का दिया है, IgM बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जाता है। IgG भी कर लीजिएगा, IgG भी और IgA भी इम्पॉर्टेंट ही है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ का जो इसका स्ट्रक्चर फंक्शन देख सकते हैं। तो आगे देखेंगे IgM का। तो इम्यूनोग्लोबिन जिसे M कहते हैं इज द फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, पहली एंटीबॉडी है। एक मिनट रुक जाइए। तो ये पहली एंटीबॉडी है जो प्रोड्यूस होती है। प्रोड्यूस कहाँ होती है, अभी मैंने बात किया प्राइमरी रिस्पॉन्स में होती है। ये कैसी होती है, पेंटामेरस होती है, कंसिस्टिंग 5 Y shaped मोनोमर एंड यूनिट हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड ज्वाइनिंग J चैन। ठीक है ना, और ईच monomer has 2 heavy mu chain and 2 light chain kappa and lambda। ठीक है, द पेंटामेरिक स्ट्रक्चर गिव IgM 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट, यानी कि 10 एंटीजन को क्या कर सकते हैं, पकड़ सकता है, मेकिंग इट हाईली इफेक्टिव एफिशिएंट एंड ग्लूटिनेशन एंड कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन एज द मेंबर in globulin it is expressed on naive B cell receptor। अभी आपने देखा जो लिखा था। ठीक है ना, विथ IgD। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सबसे बड़ा है और बहुत 5 जो होता है वाई सेप एंटीबॉडी के मेनोमर्स को कंटेन करता है और बहुत ही इफेक्टिवली जो है एफिशिएंटली ये वर्क करता है और बहुत तेज़ी से जो होता है वायरसेस और बैक्टीरिया को क्या करता है, मार सकता है।
ठीक है, पकड़ सकता है, मार सकता है, किल कर सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे देख सकते हैं। आगे अगर बात करें तो सेक्रेट आईजीएम इज मेनली इंट्रावस्कुलर एंड कंस्टिट्यूट about 5 to 10 of the total serum immunoglobulins, and it produce early within 3 to 5 days after the antigen exposure and even before class switching. Because of its large size, approximately 970 kilodalton, IgM does not cross the placenta and remain within the vascular and lymphatic कंपार्टमेंट। तो देख सकते हैं ये प्लेसेंटा का जो है बहुत ही बड़े साइज होने के कारण क्या करता है, क्रॉस नहीं कर पाता ये, इसीलिए प्लेसेंटा के वस्कुलर और लिम्फेटिक कंपार्टमेंट में क्या करता है, रहता है। ठीक है, अगर इसकी सिग्निफिकेंस और फंक्शंस की बात करते हैं, फंक्शनल सिग्निफिकेंस की बात करें तो फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है। पहले बात क्या है कि पहला है जो प्राइमरी रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, और ये पोटेंट एग्लूटेशन का काम करता है, यानी कि उसको किसी भी ग्लूकोड मतलब कि घोट जाना, मार देना, वो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रोब्स को क्या करता है, मार देता है। ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग कम्प्लीमेंट एक्टिवेटर होता है। आईजीएम जो होता है कि जो भी कैसे पैथोजन इसको आएगा उसके खिलाफ क्या करता है, सबसे पहले रिस्पॉन्स करता है। यहाँ पर लिखा भी है, देखते आईजीएम इज द मोस्ट इफेक्टिव एक्टिवेटर ऑफ क्लासिकल कंप्लीमेंट पाथवे बिकॉज द सिंगल पेंटामेरस कैन बाइंड मल्टीपल CIQ मॉलिक्यूल। ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग चीज़ों को या पैथोजन को बाइंड कर सकता है, इसलिए बहुत तेज़ी से क्या करता है, इफेक्ट स्ट्रॉन्ग कम्प्लीमेंट एक्टिवेटर होता है। नेचुरल एंटीबॉडी होता है। सम IgM इज प्रोड्यूस विदाउट नॉन एंटीजन एक्सपोजर एंड रिकॉग्नाइज कॉमन माइक्रोबियल एंटीजन। एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुप एंटीजन प्रोवाइड द नेचुरल इम्यूनिटी, याद रखिएगा। बी सेल मार्कर भी होता है। मेम्ब्रेन IgM फंक्शन इन द एंटीजन रिकॉग्नाइजेशन एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स। ठीक है, तो ये सब जो इसके फंक्शन हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन एंड देयर एप्लीकेशन। तो पहले एंटीजन, हाँ अभी देख रहा है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन क्या होता है, आपने देखा अभी, और ये कहाँ पर होता है ये भी हमने बात की है पहले, जब शुरू में ही हमने स्टार्ट किया था। और इसके एप्लीकेशन क्या क्या हैं ये भी देख लेंगे। पहले देख लेते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन इज गवर्न बाय स्पेसिफिक non-covalent binding between the antigenic determinant epitopes, एंटीजेनिक जो डिटर्मिनेंट है उसे एपिटोप्स कहते हैं, एंड पैराटोप्स ऑफ एंटीबॉडी जो वेरिएबल रीजन होता है। द फोर्सेस इन्वॉल्व इंक्लूडिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक इंट्रैक्शन, hydrophobic interaction, van der Waals forces, and occasionally disulfide bond. The interaction is the highly specific, irreversible, with high affinity and avidity, ensuring the stable binding and balance of both antigen antibody. Example multivalent IgM enhance the overall avidity, leading to agglutation, precipitation, neutralization। तो देख सकते हैं कि इनकी बाइंडिंग जो होती है अलग अलग फोर्सेस के द्वारा, अलग अलग बॉन्डिंग के द्वारा होती है। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आयनिक इंट्रैक्शन की वजह से होता है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन की वजह से भी इनका जो है बाइंडिंग होता है, और van der Waals फोर्सेस जो होता है उसकी वजह से भी होता है। van der Waals फोर्सेस जो वीक फोर्स होता है कि कुछ टाइम के लिए दो चीज़ों में जो अट्रैक्शन होता है ना, वो van der Waals फोर्स कहा जाता है। ओकेजनली डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एंटीजन और एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन होता है। ठीक है ना। और ये जो इंट्रैक्शन होता है जनरली बहुत ज़्यादा कभी कभी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जैसे कि आईजीएम में देखते हैं जो बहुत ज़्यादा एंटीजन कैरी करने की कैपेसिटी रखता है, और ये क्या करता है, फाइनली इनको मार देता है। ठीक है, एप्लीकेशन देखेंगे। देखिए अलग अलग हमने कहा कि अगर वही ब्लड की बात करते हैं तो उनका फंक्शन थोड़ा सा अलग हो जाता है, और जो बॉडी की बात करते हैं उनका अलग होता है। ठीक है, एप्लीकेशन देखेंगे तो डायग्नोसिस में होता है, क्वांटिफिकेशन में होता है, थर्माप्यूटिक्स में होता है, प्रिवेंशन में होता है, और रिसर्च में होता है। यह पढ़ लेना। ठीक है, बाकी देख सकते हैं। डिस्क्राइब द कम्प्लीमेंट सिस्टम एंड इट्स पाथवे। कम्प्लीमेंट क्या होता है, अब देखिए। कम्प्लीमेंट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मोर देन 30 प्लाज्मा एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन डेट सर्कुलेट एज इनएक्टिव जाइमोजन। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, प्लाज्मा में मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होता है कि जब कोई भी कम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, जब कोई 30 प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, जब प्रोटीन को जो है 30 बार जो होता है क्या करता है, स्पैम करता है, उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट बोलते हैं ना। ठीक है ना। वो क्या करे, मोर देन 30 टाइम करेगा तब वो जगह क्या होगा, कंप्लीमेंट सिस्टम को शो करेगा। इससे क्या होता है कि
किसी भी सेल्स में कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको रेगुलेट किया जाता है, ठीक है, सेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एंड द ऑन एक्टिवेशन, इसको हटा देते हैं। On activation, they act as cascade to optimize microbes, attract, activate inflammatory cell, allies, and pathogen, and clear immune complexes, apoptic cells. Overall, the function are optimized. Chemotaxis and inflammation, C3CA, यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग टाइप की इन्फ्लेमेशन भी होती है और ये अटैक करते हैं। देर आर 3 एक्टिवेशन पाथवे दैट कवर एट क्लीवेज ऑफ C3। तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के पाथवे, क्लासिकल पाथवे है, लेथिकल पाथवे है और अल्टरनेटिव पाथवे है। इसको आप कर लेना, ठीक है ना। अब मैक क्या होता है, मैक देख सकते हैं मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स होता है। तो इसका जो होता है स्टेप ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा आप एक बार पढ़ लेना जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन BCR और TCR, ये भी आप देख लेना। तो ये एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट आपको जल्द देखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।